अब एक गंभीर विषय पे आते हैं बाबा। हाँ हम लोगों ने ज्ञान नाम का एक शब्द सुना है। हाँ ठीक है। तो आज जो विज्ञान की कुछ रूपरेखा पहले भी रही होगी, थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक। तो आधुनिक विज्ञान क्या है, उसको क्या होना चाहिए, पुराना उसका स्वरूप क्या था, या विज्ञान की दिशा धारा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मध्यस्थ दर्शन के विकास में? देखिए, वो बात अपन पहले परिष्कृत रूप में स्पष्ट कर चुके हैं, व्याख्या कर चुके हैं। विज्ञान के अनुसार जो सारे जितने भी धरती के साथ कुकर्म करना है वो सब, उसमें हमारा गति बढ़ी। मानव के साथ जितना कुकर्म करना था उसमें गति बढ़ी। विज्ञान का इतिहास ही, कथा ही ये बताता है, सामरिक तंत्रों को बुलंद करने के लिए विज्ञानियों को पैसा दे करके, खरीद करके सामरिक शक्तियों को बढ़ाई गई। ये बात आपको समझ में आता है? आता है। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजियाई है? कन्फ्यूजियाई इनको नहीं है, ठीक है ना? ये तो राजा युग में भी रहा होगा। हाँ, राजा युग में की ही बात है ये जो कर्म कुकर्म है ना, ये राजा युग के ही देन है। उसी को राजयोग कहलाता है। इसीलिए हम ज्योतिषी को यहाँ रखा। हम बाद में छुएंगे रे, हम सेठ की चुपचाप रखे हैं। ऐसा कुकर्म करने वालों को ज्योतिष में गाया है राजयोग। मारे पीटे कूटे हड़पे, धन को हड़पे, लड़कियों को हड़पे, इस कृत्यों को राजयोग लिखा है। क्या मतलब है इसका? अब देखिए बाबा, तो ताकत तो समाज ने और परंपरा ने को दे दी। वही। अब वो उसका दुरुपयोग किया, उसको क्या दुरुपयोग क्या है? राजा को ये करना ही है। आप तो महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए। युवराज अपने गद्दी में युवराज आ गया और महाराजा बनने की पहले राज्य का विस्तार करना है। खत्म हो गई बात। हरे नमस्कार, हम आगे चलिए, ठीक है ना? तो इसीलिए राजयुग में ही ये संपूर्ण युद्ध तंत्र का बुलंदगी हुई, ठीक है? उसको बराबर बरकरार ये गणतंत्र भी लेके ही चले आया है। ये कोई छोड़ा नहीं, कसर नहीं छोड़ा है, ठीक है? और उसी के लिए ये विज्ञान सकल यंत्रों को बनाया, उसमें बचक करके कुछ कुछ लोक उपकार के लिए बन गए। जैसा गाड़ी घोड़ा, ये जो यही यंत्र है, ये सब बनाने की नियत नहीं थी। ओह, अरे कहाँ लगाए पड़े हो? महाराज, लोक व्यापीकरण की नियत भले ना रही होगी, लेकिन बनाने के पीछे ऐसा नियत कैसा रहा होगा कि शुरुआत जो है ना, सामरिक प्रयोग के लिए ही पूरा दूर संचार शुरू हुई है। आज ठीक से इतिहास को पढ़िए। पूरा संचार व्यवस्था जो है ये सामरिक तंत्र के लिए बनी। संयोग क्या हो गया महाराज जी? उसके साथ व्यापार बुलंद हो गया। बहुत बड़ा। अभी राजा के बाहर हाथ से जो बाहर बचकने की जो बात आई, वो प्रौद्योगिकी विधि आ गई। प्रौद्योगिकी विधि आने से जो सामरिक तंत्र के लिए जो देते हैं, उतने से जो प्रौद्योगिक उद्योगों को, उद्योगपतियों का पेट भरा नहीं। कैसा हो गया? ठीक से समझो इसको। ये बच गया तो सब बच गएगा। उद्योगपतियों को सामरिक तंत्र के लिए दे करके पेट नहीं भरा, तब क्या करते हैं? सर्वमानव उपयोगी विधि को अपना बोले, बढ़िया एक छोटा गाड़ी दे करके बचका दिया। आदमी गाड़ी घूमना शुरू कर दिया। क्या करते? फोर्ड नाम की एक आदमी हुआ है, वही पहले बार आदमी को गाड़ी बना करके दे दिया। आप इतिहास को देखिए, उसके बाद बाकी लोग सब बातें हैं। फोर्ड फाउंडेशन आज भी बैठा हुआ है। वही आदमी है जो छोटा सा गाड़ी, उसमें विश्वास दिलाया राजा को, राजतंत्र को, भाई इसमें क्या होने वाला है, देखिए 2 आदमी बैठने वाला गाड़ी है। वो बचका दिया 2 आदमी बैठ के घूमने लग गया। उसके पहले एक भी नहीं घूमता रहा। ठीक है, वो बच गए। उसके बाद जो है ना, दूरसंचार में ये जैसा वायरलेस आया,
उसको अभी भी हर कंट्रोल करके रखें। नहीं भाई सबको नहीं देना, क्या चीज है सबको ना देना, कई को ना देना भाई। तो उनका जो सामरिक जो प्रक्रिया है संघर्ष करने की, उसमें वो सहायक है ऐसा मानकर आज भी रखे। हमारे ठीक है ये। और वायरलेस को वो तो पकड़ के रखा, इन्होंने इंटरनेट बचका दिया। क्या बचका दिया, क्या बचे गए, बचक करके इंटरनेट का आ गया। चलो तुम रखे रहो तुम्हारा वायरलेस को कहा, वो वायरलेस से यहाँ से 10 किलोमीटर जाने की पहले इंटरनेट में करोड़ माइल चले गए। ऐसा कार्यक्रम चल रही है। दूर संचार जो है ना बचक करके आदमी के हाथ में पड़ गई। उस क्रम में जो है अंततोगत्वा ये स्वीकार लिया, जो राज्य भी स्वीकारा, जनता भी स्वीकारा, उसको बनाए रखने के लिए तैयारी किया। ये ट्रेन भी कहाँ से शुरू हुआ, उसी के लिए, मिलिट्री के लिए। उसके बाद जंगल को डहारने के लिए शुरू हुआ। पहले मिलिट्री, उसके बाद जंगल, उसके बाद बच गए, आदमी घूमने लगे। अभी ये दोनों रह गए, आदमी घूमना ज्यादा हो गया। महाराज जी, जिस व्यक्ति ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, वो ये सोच के तो नहीं किया है कि इससे बाद में युद्ध करेंगे। टेलीविजन की युग दूसरा हो गया। नहीं, टेलीविजन की युग जब शुरू हुई है सन 45 में, है ना, तो वो युग आते तक में वो दूसरी स्थिति हुई। स्टीम इंजन की बात किया मैं। स्टीम इंजन, हाँ, स्टीम इंजन भी मैंने जहां तक तकनीकी है वो उसके लिए नहीं बनी थी। मैंने वो युद्ध को लेकर के नहीं बना। वो आम आदमी स्टीम इंजन को पहचाना, उसको फिर बाद में कंट्रोल में ला करके वो युद्ध में प्रयोग किया। उसके बाद बचक्के आदमी के पास आ गए। महाराज जी, इसमें दो पक्ष हो गया। एक तो किसी चीज का आविष्कार कर लेना, किसी यंत्र का। दूसरा बात है उसको लोक व्यापीकरण करना या नहीं करना। तो इसमें जो आविष्कार वाला मुद्दा है वो हठात है। घटना विधि से आविष्कार हुई है। उस समय तो किसी की बुद्धि ये तो बात सही। व्यापार कुछ नहीं था, ना व्यापार था, ना मिलिट्री थी। ये तो बात सच्ची है। चीज जो है ना पहचान में आया है, जैसा चक्का घुमाना जो है, ये युद्ध को थोड़े ही सोच करके हुआ, नहीं हुआ। तो युद्ध को वो दो चक्का यदि समझ में आने की बाद उसको जो युद्ध में उपयोग करने की बात ज्यादा अट्रैक्ट हुए, वैसे ही युद्ध में इंजन को उपयोग करना, गाड़ी को उपयोग करना शुरू किए ही है। ये हमारा कहने की मतलब। आविष्कार एक अलग चीज है, मनुष्य को हाथ लगने की तरीका अलग चीज है। किस बात का हाथ लगना, वस्तु को निर्माण करने की मूलभूत प्रेरणा मिलना एक अलग चीज है। वो प्रौद्योगिकी में आना और जो वांछित व्यवस्था में प्रयोजित होना एक अलग है। उस वांछित व्यवस्था में प्रयोजित होने के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। जी महाराज जी, लेकिन जब विज्ञान के इतिहास की बात करेंगे तो अनुसंधान की भी बात आएगी। वो देखिए, ये विज्ञान और तकनीकी दो बात है। इसमें तकनीकी ये कोई पढ़ा लिखा हुआ आदमी से आविष्कार कम हुआ है, ठीक है। उसमें यदि आविष्कार हुआ भी होगा बाबा, तो इस प्रकार की चीजों को बनाने में कितना योगदायी है उसको आप लोग इतिहास लिखोगे, ठीक है। तो जो वस्तु मूल में एक स्टीम इंजन का प्रेरणा है, सामान्य बुद्धू आदमी के पास ये प्रेरणा है। टेलीफोन का प्रेरणा एक बुद्धू आदमी के पास आई, और एक तो मैंने ये एरोप्लेन को उड़ाने का प्रेरणा सामान्य एक मैकेनिक को आई। इस प्रकार से सामान्य व्यक्तियों के पास ये सब चीज आया है। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ आदमी के पास ये कुछ नहीं आया है। जो पढ़े लिखा हुआ आदमी के पास आया है, बम का ज्ञान, परमाणु बम बनाने की प्रेरणा, ये सब चीजें आया होगा मेरे अनुसार। उसको आप लोग सटीक लिखेंगे, ठीक है। ये तो कहना, इसके बावजूद ये सब आने के बावजूद सामान्य व्यक्ति से आ तो गया, उसका उपयोग करने के लिए राजविधा में जो पहले कंसिडरेशन हुई है, यह सामरिक विधि में उपयोग करने की ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न किया। ये हमारा कहने की मतलब, ठीक है, उचित है।
सही हो। अच्छा, अभी जो आविष्कार हो रहे हैं ज्यादातर यही सोच के हो रहे हैं, अभी जो भी फर्दर डेवलपमेंट करना है या नया आविष्कार करना है इसी उद्देश्य से, या फिर व्यापार या फिर युद्ध। इसको दो स्तर पर हम लोग देख सकते हैं। एक तो विज्ञान और उससे पैदा होने वाली जो तकनीकी है उसके उपयोग या दुरुपयोग के आधार पर उसकी हम समीक्षा करें। दूसरा, विज्ञान जिस अवधारणा पर आधारित है ना, हम उसकी समीक्षा करें, है ना। ये बात सही है, ये बात सही है। उसकी समीक्षा करना वो ज्यादा सटीकता, हाँ वो सटीकता, हाँ वो बात हो जाएगी। इसके विकल्प में हम कैसे विज्ञान को देखते हैं, सहअस्तित्ववादी विधि से विज्ञान का क्या स्वरूप निकलता है, इसको प्रतिपादित करना ये ज्यादा आवश्यक लगता है। हाँ, जो एक देखिए सहअस्तित्ववादी विधि से विज्ञान का मतलब यह होता है, तो विवेक पूर्वक निर्धारित लक्ष्य के लिए दिशा निर्धारित करना विज्ञान का काम। तो जो लक्ष्य क्या होता है पूछा, मानव लक्ष्य क्या होता है पूछे, ठीक है। तो जीवन जागृति परम लक्ष्य एक, उसके लिए विज्ञान कैसा दिशा निर्धारित करता है, ये किया आता है। उसके बाद समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, ये मानवापेक्षा है, मानव का लक्ष्य है। ये इसके लिए हम विज्ञान क्या दिशा निर्धारित करता है, यही हमारा सहअस्तित्ववादी विज्ञान विवेक का मतलब है। ठीक हो गए। इसमें जो है ना, परिवार से लेकर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक की लक्ष्य निर्धारित होता है, दिशा निर्धारित होता है। इसमें अपने को कोई भी हाथ पाथ, कोई भी भ्रम नहीं है, ठीक है। पूरा पढ़ते हैं अपन। उसके बाद आता है जो प्रचलित विज्ञान के बारे में जो बताया, विज्ञान का सर्वोपरि उपयोग सामरिक तंत्र के लिए हुई, ठीक है। एक बात उपयोग के रूप में बताया। और विज्ञान का मूलभूत बात है वो ये है, विज्ञान अपने को सत्य को उद्घाटित करने के लिए अपना आश्वासन देता है। जो कुछ भी उनका सत्य को बताने के लिए आधार है, प्रमाण है, वो यंत्र है। यंत्रों से जो कुछ भी रिजल्ट निकलती है, परिणाम निकलती है, उसको अंतिम सत्य नहीं मानना है। ये विज्ञान की आज की स्थिति है, शुरुआत की स्थिति, आज तक की स्थिति है। उसको अंतिम सत्य नहीं मानना। यंत्रों से जो कुछ भी तब परिणाम निकली, उसको अंतिम सत्य नहीं मानना, ठीक है। इस ढंग से आगे उसको और कोई यंत्र बनाने के लिए सोचना, और कोई प्रयोजन निकालने के लिए सोचना, इस ढंग से परंपरा बनाने की बात कहते हैं, ठीक है। ये अब उसमें मूलभूत ये प्रश्न यही उद्भूत होता है, क्या परम सत्य, अंतिम सत्य को क्या विज्ञान संसार समझा है, जिसको खोजते चला है? ये आता है। यदि नहीं समझा हुआ है, तब अंतिम सत्य, प्रथम सत्य क्या होगा, इसको कौन बताएगा? ये बात तो प्रश्न चिन्ह में आ जाता है, जैसा अद्वैतवादियों का मोक्ष की बात है, ठीक है ना। तो मोक्ष के बारे में गवाही कौन देगा? उसके लिए उत्तर दिया है हमारे यहाँ। तो जो निमक की पुतली समुद्र को नापने गया, तो क्या हो गया? वो समुद्र में गल गए। क्या हो गया रे? समुद्र में गल गया। मैंने बोला काठ की पुतली होगा तो क्या होगा? तैरेगा समुद्र में। क्या होगा? तैरेगा। तैरेगा तो नापेगा, तब क्या होगा? तो कैसे नापेगा बाबा? अरे आप ही ने कह रहे निमक का पुतली, हम काठ का पुतली कहा। जब नमक का पुतली नाप सकता है तो काठ का पुतली क्यों नहीं नापेगा भाई? नहीं, नमक की पुतली नहीं नाप सके, ऐसा प्रूफ। अच्छा, ये काठ का पुतली नापेगा? तो आप हमारा कल्पना की दौड़ में कुछ भी हम कह लें, एक अलग चीज है। उसके लिए अपन कह ही रहे हैं, प्रतीक प्राप्ति होने वाला नहीं है, उपमा उपलब्धि होगी नहीं, ना उपमा उपलब्ध हो सकता है, ठीक है, प्रतीक ना प्राप्ति हो सकती है। ये तो हो गए उस विधा के लिए पूरा काम। और इस विधा के लिए, विज्ञान विधा के लिए यही आती है, तो विज्ञान क्या सत्य को समझ करके प्रयोग कर रहा है, सत्य को ना समझ करके सत्य को खोज रहा है। इसको सोचने की बात आती है। हर जगह में यही बात होती है, ये अंतिम सत्य नहीं है। हर यंत्रों से उपलब्धि को यही कहा जाता है। ये तो बात सच्चाई है।
ये तो हमारा समीक्षा की स्वरूप इतने ही। इसमें हमारा कोई आरोप नहीं है आपने वो कर दिया ये कर दिया। आप जो कर दिया वो इतिहास रखा ही है। अंततोगत्वा क्या है, विज्ञान से हमको कोई दिशा या लक्ष्य निर्धारण करने में हमारा कोई सहायता हुई नहीं है। सुविधाओं में बहुत सारे चीज उपलब्ध हो गई, वो निर्धारित रूप में ये महत्वाकांक्षा रूपी अब अपना सुविधाएं हमको उपलब्ध हुआ है, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। ठीक है, हरिहर। इसके अलावा और कुछ हुआ? इस संदर्भ में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की समीक्षा और समाधानात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन, ये भी मुझे लगता है कि विज्ञान के संदर्भ में आवश्यक है। हाँ, तो देखिए वो उसमें जो एक बहुत बड़ी भारी मुद्दा यही बनता है, तो जो कोई भी दो ग्रह, जैसा कि धरती घूम रहा है, धरती जो है ना दूसरे कोई धरती से, सूर्य से या और कोई ग्रह गोल से खींचातानी वश सब घूम रहा है, ऐसा इनका सोचना है। हमारा सोचना यह है व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है। दोनों में कितना दूर है आप ही सोच लो। समाधानात्मक भौतिकवाद में ये हम कह रहे हैं, ये दोनों ये अपने व्यवस्था को माने प्रमाणित करने के लिए स्वयं स्फूर्त विधि से काम कर रहे हैं, और धरती अपने को स्वयं व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने की क्रम में काम कर रहा है। ऐसा समाधानात्मक भौतिकवाद कहता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये कहता है ये दूसरे ग्रह के खींचातानी से ये अपने को बचाव के लिए पागल होकर के घूमता रहता है, ऐसा वो कहते हैं। अब बोलिए साहब क्या करोगे? विज्ञान है बाबा अभी की, उसकी जो कठिनाई हो है कि वो इस तरह की अवधारणा से शुरू करता है। हाँ, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हाँ, शुरू करता है, उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो भी वही वो संघर्ष के लिए ही जाता है। तो इसी आधार पर धरती के साथ भी संघर्ष कर डाला। हाँ, वो एक आवश्यकता से दिखने लगती है। हाँ, ये ऐसा बन गए, ऐसा बन करके अंततोगत्वा वही कालिदास विद्या पूरा हो गई। उसके स्थान पर हम सस्तित्ववाद से शुरू करते हैं, हाँ, तो उसका निष्कर्ष निकलता है वो पूरकता के अर्थ में ही परिभाषित हो पाता है। हाँ, ये एक दूसरे के व्यवस्था में मैंने भागीदारी करने का मतलब भी पूरकता को प्रमाणित करना है। पूरकता को प्रमाणित करने का मतलब भी होता है प्रयोजनों को पूरा करना, माने प्रमाणित करना। प्रयोजनों को प्रमाणित करने का मतलब भी है व्यवस्था को प्रमाणित करना। इस दूसरा कुछ होता ही नहीं। बर्बादी को प्रमाणित करने में कोई पूरकता की बात आती नहीं। ठीक है, ऐसा एक छोटा सा बात निकलती है, इसको ऐसा समीक्षा किया जा सकता है।